नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त यादविंदर शर्मा रायसी नगर के YouTube चैनल MDM ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रोटीन, जिसके बारे में अपने कल डिस्कस की थी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फैट और लिपिड के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट या जो लिपिड है, ये तीनों ही जो टॉपिक थे वो बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर दोनों ही क्लासेस के लिए क्या है, ज़रूरी है, या दोनों ही क्लासेस का सिलेबस का जो पार्ट है वो यहीं से होता है, क्योंकि सेल बायोलॉजी के अंदर ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी की बुक है उसके अंदर अपने फैट, कार्बोहाइड्रेट यानी कि जितने भी फूड स्टफ होते हैं जिनके बारे में अपने स्टार्टिंग में बात की थी या पहले वाले वीडियो में बात की थी, वही अपने क्या है आज डिस्कस करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है फैट और लिपिड, यानी कि अपने बात करेंगे आज फैट क्या होता है, इसके साथ साथ में अपने बात करेंगे कि जो लिपिड होता है, लिपिड क्या चीज़ होती है। फैट या लिपिड एक ही बात है, इन दोनों के बारे में कंबाइंड रूप से अपने क्या करेंगे आज बात करेंगे। अब अपना स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो फैट होती है। अब जब फैट की अपने बात करते हैं तो फैट का नाम लेते ही अपने दिमाग में एक दो चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अपने बात करते हैं, आपने नॉर्मली सुना होगा मोटापा, तो वो किसका रीज़न है? फैट। अपने कहते हैं कि थोड़ा फैटी व्यक्ति है या फैटी आदमी है, तो वो इसका मतलब क्या, उसमें फैट की ज़्यादा मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसी प्रकार अपने बात करते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो कहते हैं अपने ज़्यादा हो गया है, या अपने कहते हैं कि हार्ट ब्लॉकेज है या हार्ट अटैक है। इन चीज़ों के बारे में अपने नाम सुनते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे अपने देखिए बात करते हैं मोटापे की, बात करते हैं अगर कि मोटापा क्या चीज़ है, तो नॉर्मली अपने बात करते हैं कि जो व्यक्ति होता है, जो संतुलित आहार, अपने एक बात सुनते हैं कि संतुलित आहार नाम की एक चीज़ होती है। वो क्या है, यानी कि हमारी बॉडी दिन में कितना काम करती है या किस प्रकार के कार्य से अपने जुड़े हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही क्या है हमारी बॉडी को भोजन देना चाहिए। यानी कि जब अपनी बॉडी को क्या है आवश्यकता कम होगी और अपने क्या है ज़्यादा चीज़ें ग्रहण करते रहेंगे, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हमारे अंदर उन चीज़ों का क्या होने लग जाएगा, स्टोरेज होने लग जाएगा। जैसे एक लिबलिंग का सिद्धांत आपने सुना हुआ होगा, वो अगर अपने यहाँ पर लागू करके देख लें। अब क्या होगा कि जब क्या है ज़्यादा मात्रा अपने क्या है फूड ग्रहण करेंगे, या अपने फैट की ही बात कर लेते हैं, जब क्या है कि व्यक्ति दिन में ज़्यादा क्या है फैट लेता है और उतनी मात्रा में उस फैट का क्या है यूज नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो फैट या वसा जो होती है वो हमारे शरीर में क्या है धीरे धीरे जमने लग जाती है। अब वो क्या होगी, धीरे धीरे जमने लग जाएगी, जिससे क्या है कि हमारा बॉडी वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे कई प्रकार की जो शारीरिक विकार जो होते हैं या जो डिजीज़ होते हैं वो उस डिजीज़ से अपने ग्रसित हो जाएंगे। जैसे एक डिजीज़ की अपने बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा या हार्ट ब्लॉकेज सुना होगा। अब वो ब्लॉकेज किस चीज़ का है, यहाँ पर आपको एक दो वेसल दिख रही है, इनको मैं नाम दे देता हूँ ब्लड वेसल ए, और इसको मैं नाम देता हूँ बी नाम अगर दे देता हूँ। ए में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है कि ब्लड वेसल दिख रही है, उसके अंदर जो तीनों ब्लड वेसल की लेयर होती है वो दिख रही है। अभी अपने इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ब्लड वेसल के बारे में जब अपना टॉपिक आएगा ब्लड, उसके अंदर अपने क्या है इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है, हार्ट क्या होता है, ब्लड वेसल्स कैसी होती हैं, आर्टरी कौन सी होती है, वेन कौन सी होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी नॉर्मली अपने एक चीज़ समझनी है। जैसे ये क्या है कि यहाँ पर एक ब्लड वेसल अपने को दिख रही है बिल्कुल सही रूप से, और ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल ब्लड वेसल है, जिसमें क्या है कि ब्लड का जो फ्लो है वो आसानी से क्या है यहाँ से हो रहा है। उसी कंडीशन में जो डायग्राम बी पर अपने जाएं तो यहाँ पर अगर अपने देखते हैं तो इस ब्लड वेसल के अंदर क्या है कि जो फर्स्ट और सेकंड जो लेयर है इनके बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फैट मॉलिक्यूल हैं वो क्या है जमने लग जाते हैं। वो क्या होगा, यहाँ पर जमने लग जाएंगे। जब क्या होगा कि फैट मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर अपने बात करते हैं, जैसे इसमें अपनी बात की जमने लग जाएंगे, तो जिससे क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड वेसल जो होती है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। जब ब्लड वेसल की वॉल्यूम कम हो जाती है तो जब क्या होगा कि पीछे हमारा यहाँ पे मान लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर अपना हार्ट है, ठीक है, हार्ट क्या कर रहा है अपना यहाँ से ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है। अब क्या होगा कि
जब यहाँ पर ब्लॉकेज आ जाएंगे या इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हार्ट को क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मात्रा में क्या है, काम करना पड़ेगा। अपने कह सकते हैं कि इसकी जो कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी से भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। और अपने आपको पता है कि जब अपने क्या है, अपनी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा जब काम करते हैं तो क्या आ जाती है, थकावट आ जाती है। तो उसी प्रकार क्या है कि हार्ट भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से थक जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर कहते हैं, है ना, हार्ट अटैक कहते हैं या हार्ट फेलियर अपने नाम से जानते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है, इन चीज़ों या फैट जो होती है इसकी वजह से ये चीज़ें अपने को देखने को मिल सकती है। अब अपने नेक्स्ट अपने बात करते हैं आगे चलकर कि जो फैट होती है इसके क्या क्या करेक्टर होते हैं, किस प्रकार से अपने फैट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में अपने आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिक ऑफ फैट जो होती है या जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फैट जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले फैट क्या है, तो फैट क्या है कि फैट जो होती है या आपने कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जल के अंदर अघुलनशील होते हैं, यानी कि इन सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और ईथर। क्या डेफिनेशन अपने कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ या अपने कह सकते हैं कि वसा जल में अघुलनशील या इनसोल्यूबल, वसा जल में अघुलनशील बट क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन जैसे घोलकों में घुलनशील होती है, होती है। नंबर एक बात ये होगी, ये क्या कहता है कि वसा जल में क्या होती है, अघुलनशील होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार क्या होता है कि अपने घरों में पानी होता है और पानी के अंदर क्या है, कई बार तेल की कुछ बूंदें या अपने घी की बात करते हैं, तो जब घी क्या है पानी की उस बोतल में गिर जाता है तो आपने देखा होगा अपने बोतलों को कितना भी हिला लें, लेकिन थोड़ी समय बाद में क्या होगा कि जो तेल की जो ड्रॉप्स होती हैं या जो घी होता है उसकी जो ड्रॉप्स होती हैं वो वाटर सरफेस जो होती है या बोतल की जो सरफेस होती है उस सरफेस से क्या है ऊपर तैरने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फैट मॉलिक्यूल जो होते हैं या जो फैट होती है वो क्या होती है, वो हमेशा ही जल के अंदर अघुलनशील होती है या इनसोल्यूबल होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब सोल्यूबल किसके अंदर है, तो कार्बनिक घोल जैसे क्या है, ईथर है, बेंजीन है और क्लोरोफॉर्म है, इनके अंदर क्या होती है, ये आसानी से घुल सकती है या आसानी से क्या है, ये घुलनशील होती है, इनको घोला जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की कि जो वसा होती है या जो फैट होती है वो आपको किन किन फूड स्टफ जो होते हैं या कौन कौन से ऐसे फूड स्टफ हैं जिनके द्वारा क्या है अपने को फैट मिल सकती है। तो जैसे मैं अगर बात करता हूँ मांस, मछली, अंडे, बादाम, दूध, छाछ, दही, घी, वनस्पति तेल, मक्खन, ETC, ये नॉर्मली जो प्रोडक्ट होते हैं, इन प्रोडक्ट के अंदर अपने को प्रचुर मात्रा में जो फैट होती है वो फैट अपने को मिल सकती है। अब अगर एक बात अपने नोट में देखें, इसको ध्यान में दें कि अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा वसा किस में होती है, तो सबसे ज़्यादा अगर अपने वसा की बात करते हैं तो वो किस में होती है, वो एग के योक में तथा बटर जो होता है या मक्खन जो होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, फैट या जो वसा होती है वो अपने को मिलती है। सर्वाधिक वसा जो होती है वो कहाँ पर, एग का योक जो होता है उसके अंदर अपने को प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। इसके अलावा मक्खन जो होता है उसके अंदर मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में अपने बात की थी, वहाँ पर क्या होगा कि फैट या जो वसा होती है वो अपने को आसानी से मिल जाती है। अब इसके बाद में अपने कुछ और करेक्टर की बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा
कि अब वसा का काम क्या है, या इसकी जब कमी हो जाती है, अपने कहा था कि वसा की अधिकता जब होती है तो अपने कहा था कि मोटापा जो हो जाता है, और इसके साथ साथ में अपने कहा था कि कोलेस्ट्रॉल या जो हार्ट डिजीज होती हैं उससे संबंधित कई रोग हो जाते हैं। तो अब इसकी जब कमी होती है फूड स्टफ यानी कि इन चीज़ों का अगर अपने सेवन नहीं करते हैं तो क्या कंडीशन हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सेल के अंदर तो कई सारी दिक्कतें आएंगी, उनको अपने जब आगे जाकर जब इंपॉर्टेंस ऑफ फैट पढ़ेंगे वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर छोटी सी बात कर लेते हैं, कौन सी, कि जब वसा की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारी स्किन जो होती है वो रफ हो जाती है, या अपने कह सकते हैं कि सूखी हो जाती है या ड्राई हो जाती है। किसकी कमी से? फैट की कमी से। अब अपने बात करते हैं कि फैट का काम क्या होता है, किस लिए जरूरी है। तो अपने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था, कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, और अपने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट जिस प्रकार क्या करते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिस प्रकार हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ठीक उसी प्रकार वसा भी या फैट भी, वसा भी हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करती है, हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करती है। ये क्या कहता है कि जिस प्रकार आपने कार्बोहाइड्रेट में बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक उसी प्रकार फैट जो होती है, फैट भी क्या करती है, वो भी हमारी बॉडी को क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अपने अगर बात करते हैं कि और कौन कौन से फीचर जो होते हैं वो इसके हो सकते हैं, तो देखिए अपने बात की थी एनर्जी की बात की थी या ऊर्जा की बात की थी, एनर्जी या ऊर्जा की बात की थी। तो ये कहता है कि कितनी मात्रा में एनर्जी अपने को मिलती है। तो फैट से क्या है कि 1 ग्राम जो फैट का मॉलिक्यूल होता है उससे कितनी एनर्जी, 9.3 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा जो होती है, एनर्जी जो होती है वो अपने को प्राप्त होती है। किससे? फैट का 1 ग्राम जो मॉलिक्यूल होते हैं उससे अपने को कितनी एनर्जी मिल सकती है, 9 किलो कैलोरी। अब अपने एनर्जी की अगर बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी की बात करते हैं तो वो किससे मिलती है, तो वो फैट से ही मिलती है। अब फैट से सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को एनर्जी मिलने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी का क्या बोलते हैं, वसा को हमारी बॉडी का सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। हमारी बॉडी का सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी किसको बोलते हैं, फैट को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि फैट जो होती है इससे हमारी बॉडी को क्या है, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो अपने को प्राप्त होती है। अपने बात की थी कार्बोहाइड्रेट, अपने कहा था कार्बोहाइड्रेट 4.6 किलो कैलोरी पर मोल जो होती है उससे अपने को क्या होती है, एनर्जी प्रोवाइड, एनर्जी मिलती है अपने को कार्बोहाइड्रेट से। अब अपने कार्बोहाइड्रेट में अपने बात की थी कि अपने कहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है उससे जो एनर्जी होती है, जो ग्लूकोज की अपने बात की थी, वहां से क्या है, इंस्टेंट एनर्जी अपने को मिलती है। हमारी बॉडी को तुरंत अगर एनर्जी की आवश्यकता होती है तो वो कहां से मिलती है, तो वो कहां से मिलती है, वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। और जैसे क्या है अपने थक गए होते हैं या ज़्यादा अपने परिश्रम करते हैं, फिर क्या है जब अपने जितना ज़्यादा काम करेंगे फिर क्या होगी, हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोरेज फैट जो होती है उस फैट का क्या होता है, अपघटन स्टार्ट होता है या उस फैट का जालन होता है और वहां से एनर्जी मिलती है। तो फैट के बारे में अपने ये कह सकते हैं कि फैट जो होती है इससे एनर्जी तो अपने कहा था कि एनर्जी तो क्या होगी, अधिक मिलती है, एनर्जी तो अधिक मिलती है, बट यह प्रोसेस जो होती है, यह प्रोसेस काफी स्लो होती है। क्या होती है, काफी स्लो होती है।
आपने ध्यान दिया होगा, कई बार आपने नोट करते हैं कि जैसे अपने को जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं या ज़्यादा जो मोटा व्यक्ति होता है उसको अपना वेट लूज करना होता है, तो उसको राय दी जाती है कि आप सुबह उठ के दौड़ा करो या ये क्या करो या वो क्या करो। जैसे ही वो जिम ज्वाइन करता है तो वहाँ पर उसको ये कहा जाता है कि आप क्या है कि आपको ज़्यादा परिश्रम करनी पड़ेगी, या 2 महीने या 3 महीने आपको क्या है टाइम देना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या है कि जो फैट होती है वो उस फैट का जारण जो होता है, अपघटन जो होता है वो क्या है काफ़ी स्लो स्पीड में होता है या काफ़ी धीरे धीरे होता है। या अपने कह सकते हैं कि इससे एनर्जी तो हमारी बॉडी को क्या है अधिक काफ़ी ज़्यादा मिलती है, बट क्या है इसकी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है काफ़ी स्लो होती है या बहुत धीरे धीरे इसका क्या होता है अपघटन हमारी बॉडी में होता है। अब इसके बाद में एक बार इसमें एनर्जी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अपन एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। वो क्या ऐड कर सकते हैं कि जो फैट जो होती है, वसा जो होती है, उसका जो स्टोरेज होता है हमारी बॉडी में किस रूप में होता है, तो ये हमारी बॉडी में स्टोर फूड का काम करती है। फैट क्या काम करती है, वसा क्या काम करती है? वसा हमारी बॉडी में स्टोर फूड का काम करती है। एक बात तो ये होगी, किसका काम करती है? स्टोर फूड का काम करती है। अब इनका स्टोरेज कहाँ आता है? ये यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि जिनका स्टोरेज कहाँ होता है, तो इनका स्टोरेज कहाँ होता है? तो एडिपोज, हमारे अंदर जो एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, एडिपोज टिश्यू के अंदर, या आपने कह सकते हैं कि जो वसा उत्तक होते हैं, उन वसा उत्तकों के अंदर क्या होती है? फैट जो होती है, उस फैट का क्या होता है? स्टोरेज होता है। अब बात करते हैं कि जिसका सिंथेसिस अगर पूछ ले, सिंथेसिस कहाँ होता है फैट का, तो ये इसका सिंथेसिस कहाँ होता है? तो हमारी बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? इसका सिंथेसिस होता है। किसका? फैट का। तो फैट का सिंथेसिस कहाँ होता है? फैट का सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके बाद में अगर अपने कुछ और चीज़ों की जनरल इंट्रो की बात करते हैं यहाँ पर, तो एक चीज़ अपने और ऐड कर सकते हैं कि देखिए वसा जो होती है, फैट जो होती है, यह सामान्यतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में बदल जाती है। ठोस अवस्था में बदल जाती है। जैसा कि आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो कौन सा हो सकता है? घी हो सकता है, नारियल तेल, है ना। ये दोनों चीज़ें जो है अपने घरों में नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो आपने नोट किया होगा, जैसे सर्दियाँ आती है तो सर्दियों में क्या है कि नारियल की तेल की जो बोतल होती है, उस बोतल में क्या है कि नारियल तेल जम जाता है। फिर अपने क्या करते हैं, उसको धूप में रखते हैं ताकि उसको क्या है वापिस जो लिक्विड स्टेज होती है उस स्टेज में आ जाए। तो ये ठोस स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं फैट। कब? ये नॉर्मली जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, उस 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि गुरुजी कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, हमारे घरों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या है कि ठोस अवस्था में नहीं बदलती, तो उनको क्या कहेंगे। अब देखिए कि अब ऐसी वसा जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेज में चेंज नहीं होती है, उन फैट को क्या बोलते हैं? ऑयल कहते हैं, तेल कहते हैं। तेल क्या है? तेल की क्या करैक्टर है? तो तेल एक ऐसी फैट है जो नॉर्मली क्या है 20 डिग्री टेम्परेचर या इससे कम जब टेम्परेचर होता है तो ये ठोस अवस्था में कभी भी नहीं बदलते हैं। ये कैसी स्टेज में रहते हैं? ये सॉलिड स्टेज के अंदर ही रहते हैं या सॉलिड अवस्था में ही क्या है ये प्रेजेंट रहते हैं या सॉलिड अवस्था में ही पाए जाते हैं। ये यहाँ तक इसकी बात हो गई।
अब मैं अगर आगे चलूं, नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं कि जो फैट होती है, जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फैट की अगर बात करूं कि वो कैसी होती है, या केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं वसा की, जो जन बेसिक बातें थी उनके बारे में अपने डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या इसके बारे में बेसिक है हो सकता है। अब जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो फैट होती है, वसा होती है, वसा का जब जारण होता है या वसा को जब तोड़ा जाता है, वसा को जब तोड़ा जाता है, तो अगर मैं बात करता हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये फैट है, फैट का अपने क्या करवाएं, इसको जारण करवाएं या इसको गर्म करें या इसका अपघटन करें, तो अपने को क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है। देखो, फैट को तोड़ने पर एक तो अपने को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और इसके साथ साथ में अपने को क्या प्राप्त होती है, एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है, वो ऊर्जा अपने को प्राप्त होती है किसके अंदर, जब फैट को अपने तोड़ते हैं। अगर मैं कहूँ कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ फैट जो होती है वो कैसी होगी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ फैट की अगर मैं बात करूँ, या किस किस से मिलकर बने होते हैं, तो ये मिलकर बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वसा जो होती है उसका निर्माण होता है। अब आप एक बार फिर कहोगे कि सर तो फिर झूठ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप ये कहोगे कि सर आपने जब पिछली क्लास में पढ़ाया था तो आपने ये कहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होते हैं। आप यहाँ पर भी ये बात कर रहे हो। देखो फर्क दोनों में कहाँ है, फर्क दोनों में ये है कि अपने कार्बोहाइड्रेट में ये कहा था कि कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो अपने कहा था इसका अनुपात 2:1 होता है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है, किसके अंदर है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। बट अगर अपने लिपिड या फैट की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो O2 एटम होता है या ऑक्सीजन जो परमाणु होता है की संख्या अधिक होती है, की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। अपने कह सकते हैं केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो फैट या लिपिड जो होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और अपने कह सकते हैं कि इनका अनुपात 2:1 से क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि अपने कह सकते हैं कि इनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वो नहीं होता है जो जल में होता है। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसकी तुलना में, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये इसकी बात हो गई। और अपने कहा था कि जब फैट का जारण होता है तो अपने को क्या मिलता है, अपने को कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और इसके साथ साथ में एनर्जी जो होती है वो एनर्जी अपने को क्या है, यहाँ पर अधिक मिलती है या एनर्जी अपने को मिलती है। अब अपने आगे बढ़ते हैं, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ। स्ट्रक्चर की अगर अपने बात करते हैं कि स्ट्रक्चर जो इसकी कैसी होती है, तो अब देखिए कि जो लिपिड या वसा जो होती है उसकी संरचना कैसे मिलकर बनी होती है। जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फैट का जो एक अणु होता है, एक मॉलिक्यूल जो होता है, उसका जो सिंथेसिस होता है वो ग्लिसरॉल के एक अणु तथा 3 जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फैटी एसिड के होते हैं जो एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अगर सिंथेसिस ऑफ फैट की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर फैट का सिंथेसिस ग्लिसरॉल के एक अणु तथा फैटी एसिड के 3 अणुओं के एस्टर बॉन्ड के द्वारा, एस्टर बॉन्ड या मैं यहां लिख सकता हूं लिंकेज, एस्टर बॉन्ड या एस्टर लिंकेज, एस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ने से होता है, जुड़ने से होता है। अब देखिए ये क्या कहता है, सिंथेसिस ऑफ फैट की बात करते हैं तो ये क्या कहता है कि फैट
का जो सिंथेसिस होता है वो किसके, जो ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल तो किसका होगा, ग्लिसरॉल होगा। ग्लिसरॉल का एक अणु तथा फैटी एसिड जो होते हैं, फैटी एसिड के कितने अणु, फैटी एसिड के 3 अणु। एक अणु किसका, ग्लिसरॉल का, और फैटी एसिड के कितने, फैटी एसिड के 3 जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अणुओं के। अब एक बात यहां पर और आ जाती है क्या, कि उनके अणुओं के एस्टर बॉन्ड के द्वारा। अब यहां पर बॉन्डिंग जो होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है एस्टर बॉन्डिंग। तो एस्टर बॉन्ड या एस्टर लिंकेज द्वारा जुड़ने से किसका सिंथेसिस होता है, तो फैट का सिंथेसिस होता है। अब जो फैटी एसिड के 3 जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कौन से बॉन्ड के द्वारा, एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। जिसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड, जिसकी वजह से इनको कहा जाता है। अब ट्राइग्लिसराइड क्यों कहा, क्योंकि जो फैटी एसिड थे उसके कितने मॉलिक्यूल, 3 जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कौन से बॉन्ड के द्वारा, वो एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, तब इसको अपने ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। अब यहाँ पर अपने इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो अब ये क्या कहता है, अपने क्या कहा था कि जो ग्लिसरॉल होता है उसका कितना अणु, एक अणु किसका, ग्लिसरॉल का, जो यहाँ पर अपने को दिख रहा है ये ग्लिसरॉल का एक अणु हो गया। अब ये कहता है कि एसिड कौन सा, फैटी एसिड। एसिड के कितने मॉलिक्यूल, फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल। जैसे ये R1 है, जैसे अपन शो कर सकते हैं, ये R1 नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। R1, R2 और R3 द्वारा अपने यहाँ पे इसको शो कर सकते हैं, या अपने नंबर 1 या अपन कह सकते हैं कि फैटी एसिड नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो एक मॉलिक्यूल तो किसका, ग्लिसरॉल का, और 3 जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किसके, फैटी एसिड के। जब क्या है ये आपस में जुड़ते हैं, कौन से बॉन्ड के द्वारा, अभी अपने बात की थी एस्टर बॉन्ड के द्वारा, एस्टर बॉन्ड या एस्टर लिंकेज के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, तो ये यहाँ पर किसका निर्माण करते हैं, ये निर्माण करते हैं ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करते हैं। इसको अपने R1, R2 और R3 के द्वारा शो कर सकते हैं। तो ये ट्राइग्लिसराइड का निर्माण हो गया। अब इसमें एक चीज और नोट करने वाली है, इसमें ट्राइग्लिसराइड जब का निर्माण होता है तो इसके साथ साथ में एक चीज और बनती है, वो क्या है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि जो ग्लिसरीन होता है इसका क्या है, जो मॉलिक्यूल होगा उसमें 3 OH मॉलिक्यूल जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, एक तो ये बाहर निकलेंगे। इसके साथ साथ में प्रत्येक जो फैटी एसिड होता है, प्रत्येक फैटी एसिड से एक जो OH होता है उसका क्या होगा, निर्माण होगा, जिसकी वजह से अगर अपने टोटल काउंट करते हैं तो हाइड्रोजन कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 तो हाइड्रोजन हो गए। और अपने बात करते हैं अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इतने क्या है, अपने यहाँ पर 3 ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो अपने यहाँ पर अपने को प्राप्त हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अब अपने को क्या प्राप्त होता है, इसके साथ साथ में 3 H2O जो होती है, 3H2O इसके साथ साथ में क्या है, बनता है। यानी कि जब एक ट्राइग्लिसराइड या आपने कह सकते हैं कि फैट और जो लिपिड जो होता है, उस लिपिड का जब निर्माण होता है उसके साथ साथ में किसका निर्माण होगा, उसके साथ साथ में जो फैट जो होती है उस फैट का क्या होगा, निर्माण होता है। अब अपने आगे बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट। अब ये क्या बात कहता है यहाँ पर, ये अभी अपने कहा था कि जो फैट का निर्माण जो होता है वो अपने कहा था कि जो ग्लिसरॉल होता है उसे ग्लिसरॉल से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। अब यहाँ पर बात अगर करें अपने क्या कहेंगे कि जो ग्लिसरॉल जो होती है या अपने कह सकते हैं कि नेचर में पाए जाने वाले जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं, वो ट्राइग्लिसराइड क्या है कि अधिकांशतः 2 या 3 टाइप के जो फैटी एसिड होते हैं उनके जो मिक्सचर होते हैं, उनके जो मिश्रण होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। अब अपने नोट लगाकर अपने इस बात को ध्यान में रखेंगे कि नेचर में मिलने वाले
अधिकांश ट्राइग्लिसराइड 2 या 3 टाइप के फैटी एसिड 3 टाइप के फैटी एसिड के मिश्रण या मिक्सचर से मिलकर बने होते हैं। इस बात को अपने ध्यान में रखना है। क्या कहता है कि नेचर में मिलने वाले अधिकांशतः जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो 2 या 3 टाइप के जो फैटी एसिड होते हैं, वो 2 या 3 टाइप के फैटी एसिड के जो मिक्सचर होते हैं उन्हें मिक्सचर से मिलकर बने होते हैं। अब जो फैटी एसिड होते हैं वो संतृप्त या असंतृप्त यानी कि सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड दोनों ही टाइप के हो सकते हैं। अगर फैटी एसिड की मैं बात करता हूँ, फैटी एसिड जो होते हैं इनकी अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर इनका कैसा हो सकता है, तो इनका नेचर ये क्या हो सकते हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं ये अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। इनकी संतृप्त भी हो सकते हैं और असंतृप्त भी हो सकते हैं। अगर संतृप्त की मैं बात करता हूं तो संतृप्त कौन कौन से होते हैं, इनके मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कि मान लीजिए कि घी, उसके बाद में जो मछली का जिगर होता है, मछली का जिगर जो होता है वो इसमें शामिल हो सकता है। इसके बाद में चर्बी इसमें शामिल हो सकती है। वैक्स जो होती है, वैक्स भी क्या है, इसका एग्जाम्पल है। अगर अनसैचुरेटेड की मैं बात करता हूं तो अनसैचुरेटेड में क्या आ जाएगा, वनस्पति जो तेल होते हैं, वनस्पति तेल जो होते हैं वो कैसी होती है, असंतृप्त फैटी एसिड के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, या अपने कह सकते हैं असंतृप्त वसा जो होती है, असंतृप्त वसा के रूप में क्या है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि प्लांट वसा, अपने कह सकते हैं इसको अनसैचुरेटेड में क्या हो जाएगा, प्लांट वसा या प्लांट फैट या प्लांट लिपिड अपने कह सकते हैं, प्लांट लिपिड या प्लांट वसा। इसके एग्जांपल की बात करता हूं तो जो तेल होते हैं या वनस्पतिक तेल जिनको अपने कहते हैं वो कैसे हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। अगर इनके डायग्राम की बात करूं मैं तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों टाइप के मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो है ये कौन सा है, सैचुरेटेड की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है, और जो अनसैचुरेटेड जो होता है, अनसैचुरेटेड की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होती है, इस प्रकार से प्रेजेंट रहती है। अब अगर अपने आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, अगर आगे जाएं तो अपने पाएंगे इसके अंदर एक दो बात अपने थोड़ी सी और इसमें ऐड कर लेते हैं। देखो अब क्या है कि अपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात कर ली। अब अपने कहा था कि जो फैटी एसिड की अपने बात की थी, तो जो फैटी एसिड जो होते हैं या फैट के अंदर जो पॉल्मेटिक, इसके अलावा स्टेरिक और जो ओलिक एसिड होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। वसा में क्या है, पाल्मेटिक। अगर मैं बात करूं फैट में, वसा में पाल्मेटिक की अगर बात करते हैं, पाल्मेटिक, स्टेरिक और कौन से, ओलिक एसिड प्रेजेंट रहते हैं। अगर ओलिक एसिड की बात करता हूं तो ये कैसा होता है, ये अनसैचुरेटेड के रूप में प्रेजेंट रहता है, अनसैचुरेटेड। और ये जो पाल्मेटिक और जो स्टेरिक होते हैं, पाल्मेटिक और स्टेरिक कैसे होते हैं, ये सैचुरेटेड फैट जो होती है, सैचुरेटेड फैट के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, या सैचुरेटेड फैट के रूप में क्या है ये पाए जाते हैं। अब अपने इसकी स्ट्रक्चर की अपने बात कर रहे थे, अब अपने इसकी स्ट्रक्चर में और थोड़ा सा गहराई में जाएं तो अपने पाएंगे कि फैट या जो वसा होती है, देखो बेटा फैट या वसा की क्या है, अगर अपने नॉर्मल डायग्राम की बात करते हैं या स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अपने कह सकते हैं कि जो फैट या जो वसा होती है इसलिए क्या है कि 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक इसका होता है हेड पार्ट होता है, और दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो कौन सा होता है, टेल, और एक कौन सा होता है, हेड पार्ट होता है।
अब कौन सा पार्ट ऐसा है जो इसका हेड पार्ट बनाता है और कौन सा पार्ट है जो टेल पार्ट बनाता है। अपने स्टार्टिंग में जब हमने स्ट्रक्चर स्टार्ट की थी तो अपने ये कहा था कि फैट या जो लिपिड होती है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर एक ग्लिसरॉल और 3 जो फैटी एसिड होते हैं ये मिलकर क्या है ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यानी कि अपने कह सकते हैं कि हेड और टेल पार्ट होगा, उसमें या तो एक में ग्लिसरॉल होगा और एक में क्या होगा फैटी एसिड होगा। तो कौन से पार्ट में फैटी एसिड होता है और कौन से पार्ट में क्या होती है ग्लिसरॉल होती है। तो अब अपने हेड और टेल की बात की थी तो सबसे पहले इनके अपने थोड़े से कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो इसका जो हेड पार्ट होता है वो कैसा होता है हाइड्रोफिलिक होता है। हेड पार्ट जो होता है वसा का वो अपने कह सकते हैं कैसा होता है हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल पार्ट होता है वो कैसा होता है हाइड्रोफोबिक होता है। टेल पार्ट कैसा होता है हाइड्रोफोबिक या अपने कह सकते हैं कि प्रतिरोधी, एक प्रकार से अपने कह सकते हैं वो प्रतिरोधी के रूप में प्रेजेंट रहता है। अब देखिए इसमें कि जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट और हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट होता है। अब हेड पार्ट किससे मिलकर बना होता है और टेल पार्ट जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है। अगर आपको बड़े बड़े शब्दों में याद रखना है, बड़े बड़े शब्दों में ध्यान में रखना है तो क्या कह सकते हैं कि जो हेड पार्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है ग्लिसरॉल जो होता है उससे किसका निर्माण होता है हेड पार्ट जो होता है उसका निर्माण होता है और जो टेल पार्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है फैटी एसिड जो होते हैं उन्हें फैटी एसिड से मिलकर किसका निर्माण होता है जो टेल पार्ट होता है उसका निर्माण होता है। अब थोड़ा सा इस डायग्राम में आ जाइए, अपने इसको समझते हैं थोड़ा सा। वो देखो अब अपने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, कौन कौन सा पार्ट था। एक हमने कहा था हाइड्रोफिलिक जो हेड पार्ट है उसके बारे में अपने बात की थी और अपने कहा था हाइड्रोफोबिक जो टेल पार्ट है उसके बारे में बात की थी। अब देखो मैंने कहा था कि बड़े बड़े शब्दों में ध्यान रखना है तो अपने को क्या रखना है कि जो ग्लिसरॉल होता है वो क्या करता है मेल इसका हेड पार्ट बनाता है। अगर और गहराई में अपने थोड़ा सा जाते हैं तो अपने पाएंगे कि जो हेड पार्ट होता है उसके अंदर और क्या क्या होते हैं। एक अपने बात की थी कि क्या होता है ग्लिसरॉल जो होता है वो इसके हेड पार्ट में प्रेजेंट रहता है और इसके अलावा क्या होता है फॉस्फेट इसके हेड पार्ट में प्रेजेंट रहता है और कोलाइन जो होता है वो भी इसके हेड पार्ट में प्रेजेंट रहता है। और इसके अलावा अगर अपने यहाँ से ध्यान में देखेंगे तो ये जो चीज़ें आपको सारी की सारी दिख रही हैं ये किसके पार्ट हैं, ये जो फैटी एसिड जो होते हैं यहाँ पर फैटी एसिड के पार्ट हैं। और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हेड पार्ट और जो टेल पार्ट होते हैं वो जिस बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए होते हैं वो यहाँ पर कौन से बॉन्ड है तो एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड के द्वारा क्या है आपस में ये लिंकेज होते हैं, ये आपस में क्या है ये जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो ये इसकी क्या है जनरल स्ट्रक्चर है, अपने इसके बारे में बात की थी। अभी अपने इसके बारे में आगे चलते हैं। तो इससे पहले अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है, आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है बढ़िया से, तो आपके जो दोस्त हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ में या कोई भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें पढ़ रहा है उनको भी ये चीज़ें शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। अब अपने आगे चलते हैं। आगे अगर इसमें थोड़ा सा बढ़ते हैं तो अपने देखो नेक्स्ट इसमें क्या टॉपिक है। इसके अंदर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड या वसा जो होती है उसका वर्गीकरण की बात करते हैं। तो वो क्या होता है देखो, अपने कहा था कि जो फैट होती है उसमें क्या है 2 या 2 से अधिक प्रकार के जो फैटी एसिड होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अलग अलग फैटी एसिड जो प्रेजेंट होते हैं उनके बेस पर या उनके आधार पर इनके करैक्टर भी थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं। तो उन करैक्टर के बेस पे जो लिपिड होती है या जो फैट होती है उसको क्या है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है या 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अब नंबर 1 जो इसका पार्ट है, नंबर 1 पार्ट कौन सा है इसका, नंबर 1 इसका है सिंपल लिपिड। नंबर 1 कौन सा है सिंपल लिपिड या साधारण वसा इनको कहते हैं। नंबर 2 जो इसका पार्ट है वो है कंजुगेटेड लिपिड या इसको अपने कहते हैं कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, कंजुगेटेड या कॉम्प्लेक्स लिपिड कहते हैं। और नंबर 3 जो पार्ट है वो है इसका डेरिवेड लिपिड।
नंबर थर्ड जो इसका पार्ट है वो कौन सा है, डेरिवेट लिपिड होता है। अब जो सिंपल लिपिड है, सिंपल लिपिड को फिर से कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भाग कौन कौन से, नंबर 1 इसका होता है नेचुरल फैट या इसको नेचुरल फैट एंड ऑयल भी कहा जाता है। नंबर 2 कौन सा है, वैक्स या आपने इसको मोम भी कहते हैं। ये सॉलिड लिपिड होती है और ये क्या है, सिंपल लिपिड के रूप में प्रेजेंट रहती है, नेचुरल फैट एंड ऑयल जो होते हैं। इसके बाद में जो कंजुगेटेड या कॉम्प्लेक्स जो लिपिड होती है, इसका मेनली तो अगर बात करें अपने, तो मेनली इसको अपने 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन सा है, किसका होता है फास्फोलिपिड और एक किसका होता है ग्लाइकोलिपिड। फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, एक इसका फास्फो और नंबर 2 जो होता है वो ग्लाइकोलिपिड के रूप में प्रेजेंट रहता है, जिनके बारे में अपने आगे चलकर बात करेंगे। थर्ड जो होता है डेरिवेट। डेरिवेट अपने जब अपने पीछे का प्रोटीन का जो टॉपिक किया था वहां पर भी अपने बात की थी डेरिवेट के बारे में। अपने क्या बात की थी कि डेरिवेट का मतलब क्या होता है, डेरिवेट का मतलब होता है उत्पन्न होना या व्युत्पन्न होना या निर्माण होना, वो किसका है, डेरिवेट का पार्ट अपने कह सकते हैं। अब उत्पन्न होना किससे उत्पन्न हो रही है, लिपिड से उत्पन्न हो रही है, तो सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड, यानी कि जो वसा होती है, वसा के हाइड्रोलाइसिस से बनने वाले जो लिपिड होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, डेरिवेट लिपिड अपने कहते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक था वो अपने यहीं तक डिस्कस करेंगे। अपने आने वाली जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी, उसके अंदर अपने क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड के बारे में बात करेंगे। इसके जो पार्ट है, सिंपल लिपिड है, इसके जो बगे अपने नेचुरल फैट एंड ऑयल या वैक्स जो है, कॉम्प्लेक्स लिपिड है, डेरिवेट लिपिड है और इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड है, इनके बारे में अपने डिटेल से बात करेंगे। ये क्या होते हैं, किस प्रकार से जरूरी है, क्या किन भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।